तो चलिए एक और वीडियो करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। तो अब तक हम 2 वीडियो कर चुके हैं जिसमें मैं आपको 6.3 तक पढ़ा चुका हूँ आरएनए वर्ड तक। तो बहुत क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और अब बहुत सारे इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आने की वजह से यू मस्ट बी फीलिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम बात करेंगे रेप्लिकेशन के बारे में। सो यहाँ पर हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। पहले तो फिर मैं एक कंसेप्ट आपको याद दिला दूँ, सेंट्रल डॉगमा याद कीजिए, डीएनए, फिर ऐसे लिखा मैंने आरएनए और फिर मैंने ऐसे लिखा प्रोटीन। तो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि मैं डीएनए की टेम्पलेट पर आरएनए बना सकता हूँ और आरएनए की लैंग्वेज की मदद से प्रोटीन बना सकता हूँ। पहली चीज़ तो ये समझिए मैंने कहा क्या है, मैंने डीएनए का आरएनए नहीं बना दिया और आरएनए का प्रोटीन नहीं बना दिया। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है 2-3 नोबेल प्राइज़ मुझे एकदम मिल जाए, ये काम मैं नहीं कर सकता। मैंने डीएनए की टेम्पलेट पे आरएनए बनाया है और आरएनए की लैंग्वेज से प्रोटीन बनाया है। आप, मुझे उम्मीद है समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। फिर आप देखिए कि ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की लिखी हुई लैंग्वेज है, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की लिखी हुई लैंग्वेज है। सो स्लाइट वेरिएंट ऑफ द सेम लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएंट है, इसीलिए इस प्रोसेस को मैंने कहा ट्रांसक्रिप्शन। तो मुझे उम्मीद है आप ट्रांसक्रिप्ट शब्द समझते होंगे। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है नकल। तो द लैंग्वेज रिमेन्स द सेम, जस्ट अ स्लाइट वेरिएंट ऑफ द सेम लैंग्वेज। और मुझे उम्मीद है अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस स्टेप को ट्रांसलेशन क्यों कहा जाता है। सो दिस शुड बी वेरी वेरी सिंपल नाउ। दूसरी चीज़, क्या आप जानते हैं कि डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है? पहले हम देख चुके हैं आरएनए भी अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। आप आरएनए की टेम्पलेट पर डीएनए भी बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या आप जानते हैं जो डीएनए बनेगा उसे क्या कहते हैं? क्या आप जानते हैं कि ये जो एंजाइम इस्तेमाल होगा वो क्या है? और क्या आप जानते हैं अगर मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज तो इसका मतलब क्या है? सो ये सारे के सारे टर्म्स आपको यहाँ से समझ में आ जाएंगे और हम ये पहला स्टेप देख रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है। दूसरी चीज़ मुझे ये बताइए कि डीएनए रेप्लिकेट करे ये ज़रूरी क्यों है? किसी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मॉलिक्यूल के अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि इट मस्ट बी एबल टू रेप्लिकेट। हमने जब वो 4 प्रॉपर्टीज़ देखी थी तो ये पहली प्रॉपर्टी थी, तो मुझे बताइए ऐसी ज़रूरत क्यों है? दूसरी चीज़, ये किसने प्रपोज किया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करेगा और क्यों किया? कि वॉटसन एंड क्रिक के मॉडल में ऐसी क्या खास बात थी जो उन्हें लगा कि ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेट करेगा? मुझे बताइए कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते किसे हैं? तो प्रपोज किसने किया और फिर बाद में अभी हम देखेंगे कि प्रूव किसने किया। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है। और अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली आप ये याद कर पा रहे होंगे कि सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है। सो हमारे सामने जो 2 क्वेश्चन थे वो ये थे, एक तो ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन प्रपोज किसने किया और दूसरा प्रूव किसने किया। सो प्रूव किया मेसेल्सन एंड स्टॉल ने। बड़ा लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में और उसी एक्सपेरिमेंट की चर्चा अब हम करेंगे। तो देखिए बड़े ध्यान से, मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट बहुत ही एलिगेंट एक्सपेरिमेंट है। इसको एलिगेंट मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ना केवल हम ये प्रूव करेंगे कि ये सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करेगा, लेकिन 2 और थ्योरेटिकल मेथड जो हो सकते हैं, एक को कंजर्वेटिव दूसरे को डिस्पर्सिव कहते हैं, इन दोनों मेथड्स को हम डिस्प्रूव भी करेंगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट नॉट ओनली दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट इट विल बी सेमी कंजर्वेटिव बट इट विल नॉट बी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव एज वेल। तो इमीडिएटली मेरा क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। मुझे बताइए कंजर्वेटिव किसे कहते हैं, मुझे बताइए डिस्पर्सिव किसे कहते हैं। किस तरह के ये जो थ्योरेटिकल मेथड हो सकते हैं इनका एक्चुअल मतलब क्या है? क्या अब आप तीनों को समझ गए? दूसरी चीज़, हमेशा की तरह मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट का एम तो हमें समझ में आ गया। फिर हमें ये बताइए कि उन्होंने कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करी, क्या क्या चीज़ इस्तेमाल किया। व्हाट इज़ अ हैवी आइसोटोप लेबलिंग, कौन सा आइसोटोप यूज़ किया, क्यों, नाइट्रोजन ही क्यों? तो 14N 15N आपको अब तक आंसर समझ में आ गया। वाई डिड दे चूज नाइट्रोजन, वाई नॉट समथिंग एल्स? कार्बन क्यों नहीं लिया उन्होंने, से फॉर एग्जांपल, तो नाइट्रोजन ही क्यों लिया? और क्या आप जानते हैं कि ये हैवी आइसोटोप है और आपकी एनसीईआरटी एक जगह आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज नोट दैट दिस इज नॉट अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इट इज़ अ हैवियर आइसोटोप। ये बात याद रखिएगा। तो ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ये क्या है, हैवी आइसोटोप है। अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट सॉल्यूशन, किस तक क्यों लिया उन्होंने अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट सॉल्यूशन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट जानने वाली है। एक और चीज़ मुझे ये बताइए कि ये डेंसिटी डिपेंडेंट, ये जो
डेंसिटी ग्रेडियंट होता है ग्रेविटी डिपेंडेंट, इसका मतलब क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन किसे कहते हैं, और डेंसिटी ग्रेडियंट जो बनाते हैं उसमें ग्रेविटी का क्या असिस्टेंस है, और इस चीज को कहते क्या है ये साइटोकेमिस्ट्री के साइटोलॉजी के अंदर किस तरह की टेक्निक है जो मेसेल्सन एंड स्टॉल ने एक्सपेरिमेंट की। और मुझे ये बताइए क्या राशनेल था सीजियम क्लोराइड को ही लेने का? वाई डिड दे टेक सीजियम क्लोराइड ओनली? कोई और सॉल्ट उन्होंने क्यों नहीं लिया? पहली चीज़ तो ये। फिर मुझे ये बताइए कि उन्होंने जो जब ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, आप जानते हैं अगेन हमारे सामने वही बैक्टीरिया आ गया ई कोलाई, फिर आपको समझ में आना चाहिए ऐसा क्यों ले रहे हैं आप बार बार ई कोलाई। फिर आप ये देखिए कि उसका अगर 15N डीएनए है तो हैवी होगा, तो वो डेंसिटी ग्रेडियंट में कहाँ पर जाकर के बैंड दिखता है, ये आपको समझ में आ गया। कंट्रोल की तरह से क्या इस्तेमाल किया? What was used as in the control tube? कंट्रोल ट्यूब में क्या इस्तेमाल किया? पहला स्टेप क्या था? एक राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद में जब उन्होंने 14NH4Cl दिया, 15N डीएनए के वाले ई कोलाई के डीएनए को उन्होंने ई कोलाई को ग्रो किया अगली बार नॉर्मल आइसोटोप में, तो एक राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होने दिया। कैसे पता चला उनको? कैसे पता चला कि एक राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होगा? इसका मतलब यह है कि नॉन लिमिटिंग कंडीशन में बैक्टीरियल सेल जनरली कितनी देर में डिवाइड करता है? 80 मिनट्स अगर ग्रो करूंगा तो कितनी जनरेशन्स आ जाएंगी, कितने प्रोजेनी होंगे अगर मैंने एक बैक्टीरिया से शुरू किया है? सो चार अगर मान लीजिए जनरेशन हुई तो हर जनरेशन में आपको पता होना चाहिए कितने प्रोजेनी होंगे। सो ये छोटी मोटी कैलकुलेशंस आपको मेसेल्सन स्टॉल के बारे में पता होनी चाहिए। सो हमने कहा कि 15N से शुरू किया, फिर एक राउंड उन्होंने रेप्लिकेट होने दिया 14 अमोनियम क्लोराइड में। क्या रिजल्ट आया? तो पहले राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद में क्या रिजल्ट आया और उस रिजल्ट की इन्फरेंस एग्जैक्टली क्या थी? इनमें से कौन सा मेथड ऑफ रेप्लिकेशन पहले राउंड जो एक्सपेरिमेंट का जो पहला राउंड था रेप्लिकेशन का मेसेल्सन स्टॉल में, आप आराम से हटा सकते हैं, और कौन से दो बच गए, और दूसरा राउंड ऑफ रेप्लिकेशन करने की जरूरत क्या पड़ी? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट आई एम टेलिंग यू। पहला राउंड क्यों, दूसरा राउंड क्यों? पहले राउंड में किसको आपने डिस्कार्ड किया और दूसरे राउंड में किसको डिस्कार्ड करके क्या प्रूव किया? और फिर इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है। 15N से शुरुआत कीजिए, 80 मिनट तक कीजिए, 4 जनरेशन तक कर दीजिए, 7 जनरेशन तक कर दीजिए। फिर आपसे वो पूछेंगे कि कितने इंटरमीडिएट डेंसिटी वाले डीएनए मॉलिक्यूल होंगे, कितने हैवियर होंगे, कितने लाइटर होंगे, हैवियर होंगे भी कि नहीं होंगे, अगर आप हर बार फिर रेप्लिकेशन में 14 अमोनियम क्लोराइड इस्तेमाल कर रहे हैं। सो मुझे उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चंस बड़े आसानी से आपने किया होगा। और इसका एक फंडामेंटल प्रिंसिपल बता देता हूं आपको कि अगर आप 15N से शुरू करते हैं तो एक बार रेप्लिकेशन में जो दोनों डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल होंगे वो इंटरमीडिएट डेंसिटी के होंगे। आप जानते हैं सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है। इसके बाद आप जितनी मर्जी बार कर लीजिए, केवल 2 ही इंटरमीडिएट डेंसिटी के रहेंगे, और टोटल में से 2 को माइनस कर देंगे तो वो लाइट डेंसिटी के मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि अब आप 14N इस्तेमाल कर रहे हैं इनको ग्रो करने के लिए। दिस इज अ very simple question, very simple question, and number of progeny would be given by 2 raised to the power n, और 20 मिनट में आइडियल कंडीशन में एक बार रेप्लिकेट सेल को कर लेना चाहिए। सो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये मेसेल्सन एंड स्टॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो मैंने आपको करा दिए। इसके बाद में जो एक्चुअल प्रोसेस है, आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि डीएनए एक्चुअली रेप्लिकेट कैसे करता है। तो मुझे ये बताइए कि मैं आपसे कुछ एंजाइम्स के नाम ले रहा हूं। सो यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताते चलिए। मुझे बताइए हेलिकेस, डीएनए हेलिकेस का एग्जैक्ट काम क्या है? तो पहली चीज तो मुझे बताइए डीएनए हेलिकेस का काम क्या है। तो मैं जनरली क्रोनोलॉजी को मेंटेन करूंगा। डीएनए हेलिकेस का क्या काम है, और मुझे बताइए कि ओराई की क्या इंपॉर्टेंस है डीएनए रेप्लिकेशन में। वाई ओराई इज मस्ट, और क्या आप जानते हैं कि ओराई में कौन से बेस पेयर्स ज़्यादा कॉमन होंगे और क्यों? एक चीज़ और बताइए। और दूसरी चीज़, यहीं पर हम एक डिफरेंशिएट करते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। क्या नंबर ऑफ ओराई में कोई अंतर है? नंबर ऑफ ओराई यूकैरियोटिक डीएनए में और नंबर ऑफ ओराई प्रोकैरियोटिक डीएनए में। क्या आपको पता है कि प्रोकैरियोट का डीएनए सर्कुलर है कि लीनियर है? उसका क्रोमोसोम जो मेन क्रोमोसोमल डीएनए कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड है कि डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है कि लीनियर है? ये बात आपको पता है। आपको ये पता है कि यूकैरियोटिक का डीएनए, यूकैरियोटिक सेल का डीएनए काफ़ी लंबा होता है। सो मुझे नंबर ऑफ ओराइज के बारे में पता होना चाहिए। ये ओराई बायोटेक्नोलॉजी में बहुत काम आएगी हमारे। तो मुझे उम्मीद है पहली चीज़ तो यहाँ से हमें एक कंसेप्ट समझ में आया। फिर मुझे बताइए रेप्लिकेशन फॉर्क क्या चीज़ है।
रेप्लिकेशन फॉर्क किसे कहते हैं और क्या इसका क्या मतलब है कि रेप्लिकेशन फॉर्क मूव कर रहा है यूनिडायरेक्शनली के बाई डायरेक्शनली, और प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में क्या दोनों में यूनिडायरेक्शनली जाता है, या एक में यूनिडायरेक्शनली एक में बाई डायरेक्शनली, या दोनों में बाई डायरेक्शनली मूव करता है? ये क्वेश्चन आप मुझे बताइए। इसके बाद में मुझे बताइए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स का एग्जैक्टली काम क्या है। What function do single strand binding protein play in DNA replication? इतनी बात बताने के बाद में फिर मुझे ये बताइए कि जिस टाइम पे जो अब हम डीएनए पॉलीमरेज की बात करेंगे तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, उससे पहले क्यों एक तरह के एंजाइम को एक्ट करना पड़ता है जैसे टोपोआइसोमरेज या डीएनए गायरेज बैक्टीरियल सेल में अगर हम कहें, इनको क्यों एक्ट करना पड़ता है और एग्जैक्टली इनका फंक्शन क्या है और वो फंक्शन वो किस तरह से अचीव करते हैं। सो प्रिसाइज मुझे चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज द फंक्शन ऑफ डीएनए टोपोआइसोमरेज डीएनए गायरेज, दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं और किस तरह से जो उन्होंने अचीव करना है उस चीज को वो अचीव कर पाते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब स्टेज सेट है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के लिए। कितनी तरह के हैं? सो डीएनए पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3, क्या आप इनके बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कौन कौन सी एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज 1 और पॉलीमरेज 3 के पास में है? क्या आप ये जानते हैं कि क्यों डीएनए पॉलीमरेज नए स्ट्रैंड को केवल 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही पॉलीमराइज कर पाएगा? क्यों? ये क्या वजह है कि इसका जो सिंथेसिस एक्टिविटी है वो कोई भी डीएनए पॉलीमरेज हो, बाद में हम देखेंगे आरएनए पॉलीमरेज भी, कि उनकी सिंथेसिस एक्टिविटी जो डायरेक्शनल सेंसिटिविटी है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही है। ये क्यों है? दूसरी चीज, डीएनए पॉलीमरेज शुरू नहीं कर पाता डीएनए सिंथेसिस को, वो किसी चीज को एक्सटेंड कर सकता है। इसकी क्या इंप्लीकेशन है डीएनए रेप्लिकेशन में? इसकी क्या इंप्लीकेशन है? सो ये 2 पॉइंट मुझे डीएनए पॉलीमरेज के बारे में एग्जैक्टली पता होना चाहिए। सो 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस एक्टिविटी दोनों, मैं 1 और 3 की बात कर रहा हूँ, 2 को आप थोड़ी देर छोड़ दीजिए, मत पढ़िए डीएनए पॉलीमरेज 2 के चक्कर में। तो दोनों की सिंथेसिस एक्टिविटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। मुझे बताइए 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी किसके पास है और किस लिए इस्तेमाल होती है, और उस फंक्शन की वजह से डीएनए की फाइडेलिटी रेट इतनी हाई क्यों है, और व्हाट एग्जैक्टली आर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस। सो फिर मैं कह रहा हूं 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस क्या प्रॉपर्टी, किस चीज किस फंक्शन में काम आती है, इसकी वजह से फाइडेलिटी हाई क्यों है, और स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन किसे कहते हैं। ये सारी बात आपको समझ में आनी चाहिए। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी किस डीएनए पॉलीमरेज के पास है, किस लिए इस्तेमाल होती है। फिर मुझे बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, व्हाट इज मेंट बाय अ लीडिंग स्ट्रैंड, व्हाट इज मेंट बाय अ लैगिंग स्ट्रैंड, व्हाट एग्जैक्टली इज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। डीएनए रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करते हैं और पूरी लेंथ में रेप्लिकेट होते हैं। और मुझे ये बताइए कि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स किसे कहते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज अ प्राइमेस। प्राइमेस कौन सा एंजाइम है, क्यों जरूरत पड़ी प्राइमर को बनाने की, और मुझे बताइए लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड में अंतर क्या है। खास तौर पे मुझे ये बताइए कि कौन सा रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ रेप्लिकेट हो रहा है और कौन सा रेप्लिकेशन फॉर्क के से अवे की तरफ दूर की तरफ जाते हुए रेप्लिकेट हो रहा है। फिर मुझे बताइए व्हाट आर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, और क्या हर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट से पहले प्राइमर होता है। फिर मुझे बताइए कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि डीएनए रेप्लिकेशन ना केवल सेमी कंजर्वेटिव है बल्कि सेमी डिसकंटिन्यूअस भी है। इट इज नॉट ओनली सेमी कंजर्वेटिव बट सेमी डिसकंटिन्यूअस एज वेल। और इसके बाद में मुझे बताइए कि एक और एंजाइम इस्तेमाल होता है डीएनए लाइगेस, कि डीएनए लाइगेस का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, कौन सा बॉन्ड वो सिंथेसाइज करता है और कौन से स्ट्रैंड पर काम करता है, क्या दोनों पे करता है या किसी एक पर ही करता है। और यहीं पर आपको वो जो मैंने सेल बायोलॉजी में आपको पढ़ाया था टीलोमियर की प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए। हेफलिक लिमिट आती क्यों है, क्यों टीलोमियर्स जो है बड़े फ्रेजाइल एंड है, क्यों हर बार जब सेल डिवाइड करता है उससे पहले डीएनए रेप्लिकेट कर रहा होगा तो लेंथ ऑफ क्रोमोसोम छोटी हो सकती है। क्या ऐसा है कि डीएनए पॉलीमरेज एंड तक एक लीनियर क्रोमोसोम को रेप्लिकेट नहीं कर सकता? अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस बारे में सोचिए, कैंसर पैथोजेनेसिस में बहुत काम आएगा। तो और इसके अलावा फिर बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए रेप्लिकेट होता है सर्कुलर डीएनए की वजह से, व्हाट इज थीटा रेप्लिकेशन, व्हाट इज सिग्मा रेप्लिकेशन।
व्हाट इज एफ प्लास्मिड, फर्टिलिटी प्लास्मिड क्या है, किस तरह से वो रेप्लिकेट करता है। सो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखिएगा कि कोई ना कोई क्वेश्चन कभी ना कभी जरूर आएगा नीट में। बहुत लाइकली क्वेश्चन है कि डीएनए रेप्लिकेशन से कोई क्वेश्चन आए। तो मुझे उम्मीद है मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, आप शायद डीएनए रेप्लिकेशन को अच्छे तौर पे समझ पाएंगे। इसके बाद में जब हम सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर आगे जाएंगे तो डीएनए की टेम्पलेट पर आरएनए बनेगा। इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। मुझे बताइए कि मेजर सेलुलर आरएनएस कौन कौन से हैं? Which are the major cellular RNAs? mRNA का क्या काम है, rRNA का क्या काम है, tRNA का क्या काम है, स्पेसिफिकली बताइए मुझे। जो इन ट्रांसमिशन हो रहा है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, इनका एग्जैक्ट स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? क्या ये तीनों के तीनों डीएनए की टेम्पलेट पे बनते हैं? पहली चीज ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीन जरूरी नहीं है खाली प्रोटीन बनाए, और अगर प्रोटीन बनेगा तो कौन सा आरएनए बनना चाहिए। दूसरी चीज, कई बार ये भी हो सकता है आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि जरूरी नहीं है कि जीन कुछ बनाए। पहली चीज तो आप जीन की जो बेसिक डेफिनेशन समझते हैं वो ये है कि जीन ट्रांसक्राइब हुई मैसेंजर आरएनए में, ट्रांसलेट हुआ प्रोटीन में, तो आपको जीन का एक्सप्रेशन मिल गया प्रोटीन। तो प्रोटीन बनाने वाली जीन्स होती हैं, लेकिन बहुत सी जीन्स आरआरएनए की भी होंगी, टीआरएनए की भी, वो प्रोटीन में ट्रांसलेट नहीं हो रहे। तो जरूरी नहीं है कि जीन क्या बनाए, प्रोटीन बनाए। फिर हम ये जानते हैं कि कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होती हैं जो कुछ भी नहीं बना रही, लेकिन फिर भी क्या है, वो रेगुलेटरी जीन्स है। सो ये एक कॉम्प्लेक्सिटी मुझे जीन के बारे में समझ में आया। फिर मुझे आरएनए पॉलीमरेज के बारे में थोड़ी बातें बताइए। मुझे बताइए आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में कितनी तरह का है, यूकैरियोट्स में कितनी तरह का है। यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 1 का एग्जैक्टली क्या काम है, क्या क्या ट्रांसक्राइब करता है, क्या क्या ट्रांसक्राइब करता है। और बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा कि आरएनए पॉलीमरेज 2 यूकैरियोट्स में क्या ट्रांसक्राइब करता है। क्या आप सीधा मैसेंजर आरएनए कह देंगे या एचएनआरएनए कहेंगे, और एचएनआरएनए और मैसेंजर आरएनए में अंतर क्या है, और ट्रांसफर आरएनए कौन ट्रांसक्राइब करता है। ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल स्पेसिफिकली पता होनी चाहिए। प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज की बात करेंगे तो मुझे बताइए कोर एंजाइम में कौन कौन सी सब यूनिट्स हैं, और मुझे बताइए सिग्मा सब यूनिट का क्या काम है। इससे पहले मुझे बताइए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किसे कहते हैं। सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर और टर्मिनेटर। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपकी एनसीईआरटी, देखिए मैं आई एम शफलिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड जिस तरह से क्वेश्चन आते जा रहे हैं दिमाग में। मुझे ये बताइए कि दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब क्यों नहीं होते नॉर्मली, एक ही टाइम पर दोनों स्ट्रैंड क्यों ट्रांसक्राइब नहीं होते, एक ही स्ट्रैंड क्यों टेम्पलेट का काम करता है, वो भी छोटी सी लेंथ में जिसमें स्ट्रक्चरल जीन लोकेटेड होगी। और क्या स्ट्रक्चरल जीन ज्यादा जरूरी है या प्रमोटर ज्यादा जरूरी है? What defines the template and the coding strand in the transcriptional unit? What is the importance of promoter? Promoter को आप किस तरह से स्पेसिफाई करते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ है, ये 5 प्राइम है कि 3 प्राइम है स्ट्रक्चरल जीन के। कोडिंग स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड क्यों कहते हैं? और अगर आप प्रमोटर और टर्मिनेटर की डेफिनेशन की पोजीशन को स्विच कर दें तो द डेफिनेशन ऑफ द टेम्पलेट एंड द कोडिंग स्ट्रैंड विल बी रिवर्स्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान दीजिए। एक्सप्रेशन के पीछे प्रमोटर सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंस है प्रमोटर की? फिर एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी कह रही है, जब आपको इतनी सारी बात समझ में आ गई तो आपकी एनसीईआरटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रही है कि जो कोर एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज का, वो केवल इलॉन्गेशन को कैटालाइज कर सकता है। देन हाउ कम द आरएनए पॉलीमरेज इज एबल टू कैटालाइज इनिशिएशन एज वेल एज टर्मिनेशन? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इनिशिएशन फैक्टर्स एंड टर्मिनेशन फैक्टर्स? व्हाट एग्जैक्टली इज एन इनिशिएशन फैक्टर? और मुझे बताइए प्रमोटर की सिग्निफिकेंस को कंटिन्यू करते हुए व्हाट एग्जैक्टली इज अ प्रिनबाउ बॉक्स, व्हाट एग्जैक्टली इज अ टाटा बॉक्स या हॉगनेस बॉक्स। -10 सीक्वेंस किसे कहते हैं, -25 सीक्वेंस किसे कहते हैं? प्रमोटर को हम अपस्ट्रीम कह रहे हैं और सीक्वेंसेस को माइनस कह रहे हैं, और प्रमोटर को हम अपस्ट्रीम भी कह रहे हैं और 5 प्राइम भी कह रहे हैं। क्या ये सारी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सो ये सारी चीजें अब आपको आरएनए पॉलीमरेज के बारे में समझ में आ गई। दूसरी चीज, हेलिक्स को खोलता कौन है? इतने पार्ट में हेलिक्स को खोलता कौन है? क्या यहां पर भी हेलिकेज चाहिए? तीसरी चीज मुझे यह पता होनी चाहिए कि आप जानते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज को किसी भी बनी बनाई चीज की जरूरत नहीं है, वो शुरू कर सकता है, पर उसकी डायरेक्शन सेंसिटिविटी खुद की 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में फिर व्हाट एग्जैक्टली इज एन ओपरन? ओपरन का बेसिक डेफिनेशन क्या है? वाई प्रोकैरियोट्स हैव अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA, और पॉलीसिस्ट्रॉन का मतलब क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्प्लिट जीन? स्प्लिट जीन किसे कहते हैं? इंट्रॉन्स क्या है, एक्सॉन्स क्या है, सिस्ट्रॉन क्या है?
HNRNA या प्री mRNA किसे कहते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन यूकैरियोट्स में कैसे की जाती है, 5 प्राइम एंड पर क्या लगाते हैं, 3 प्राइम एंड पर क्या लगाते हैं, क्या फायदा है इनका, इंट्रॉन्स के हटाने को और एक्सॉन्स को जोड़ने को, क्यों हम जो आरएनए स्प्लाइसिंग है ये क्यों जरूरी है, कौन करता है, व्हाट इज अ स्प्लाइसियोसोम, स्नर्प्स किसे कहते हैं, क्या ये भी राइबोजाइम है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आपके सामने आनी चाहिए। देखिए मैंने बहुत सारी टर्म्स इस्तेमाल किए हैं, मुझे उम्मीद है आप इन सब टर्म्स का मतलब जानते होंगे। फिर क्यों आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी, इट इज एन एंशिएंट फीचर ऑफ द जीनोम एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग शोज द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड। आरएनए वर्ड की डोमिनेंस कैसे दिखती है आपको स्प्लाइसिंग की वजह से। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ट्रांसक्रिप्शन पे यहाँ पे टच किए हैं, बहुत ध्यान से देखिए। टर्मिनेशन फैक्टर्स कौन से हैं, रो डिपेंडेंट फैक्टर्स कौन से हैं, रो इंडिपेंडेंट फैक्टर्स कौन से हैं, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से आपका ट्रांसक्रिप्शन का जो है एक घेराबंदी हो जाती है कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इतने सारे क्वेश्चंस आप बार बार रोक के करिए, वीडियो को बार बार पॉज करके करिए और बहुत तेज़ी से करने की कोशिश कीजिए। जितनी तेज़ी से आप कर पा रहे हैं इसका मतलब उतना ही ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस है एंट्रेंस एग्जाम को फेस करने का। और याद रखिएगा मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ट्रांसक्रिप्शन बच्चों को आसान लगता है सारे प्रोसेसेस में, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि सबसे क्रिटिकल चीज़ है, सबसे मुश्किल क्वेश्चन अगर किसी दिन फंसेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन से फंसेंगे। और फिर एक बार इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो दैट आई हैव डन। और अब हम सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए रेप्लिकेट करना सीख गए, डीएनए के टेम्पलेट पे आरएनए का सिंथेसिस सीख गए हैं। और अब हम अगले पार्ट में देखेंगे कि ये जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की लैंग्वेज है वो कैसे ट्रांसलेट होती है अमीनो एसिड की लैंग्वेज में। Thank you so much. प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।